नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सारनाथ को, जो कि भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष हैं जिन्हें आज हम देखने वाले हैं और इस पूरी जगह का इतिहास आज हम जानेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सारनाथ। सारनाथ पहुंचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहुंच जाएं वाराणसी, जहां से सारनाथ का डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर्स का। वाराणसी में एयरपोर्ट भी है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है, तो आप किसी भी साधन से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर कई सारी धर्मशालाएं हैं, कई सारे लॉज हैं, कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। वाराणसी में जिस होटल में हम रुके हुए हैं, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी लग्जरी है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस होटल का नाम है होटल जीराज, जहां पर हमने स्टे किया हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ में, जो कि भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में ये वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया था। यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष भी देखने मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, जिन्हें ये अवशेष सारे खुदाई के दौरान मिले थे, जो कि पुराने ज़माने में यहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, कई सारे स्तूप थे। और यहाँ जो मेन चीज़ है वो है धम्मेक स्तूप। एक्चुअल में यही वो स्थान है जहाँ पर बैठकर भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, और यही वो स्थान है जहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। सारनाथ में कई सारे स्थान हैं जो कि भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ का सबसे प्रमुख स्थान है धम्मेक स्तूप, जिसे हम सर्वप्रथम देखेंगे। धम्मेक स्तूप को देखने के लिए यहाँ पर टिकट चार्ज लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन बुक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर इससे आप बुक करते हैं तो सिर्फ 20 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। यहाँ पर कुछ रेट्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं, जिस तरह से आप इसका और ज़्यादा डिटेलिंग ले सकते हैं। अब हम एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुँच चुके हैं, जहाँ से इस पूरे एरिया का दूर दूर तक का नज़ारा नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर तक के पूरे एरिया के अंदर जो अवशेष हैं, जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, वो नज़र आते हैं। यहाँ से आप नज़र डालेंगे तो वहाँ तक, और वहाँ से दूर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धम्मेक स्तूप। यानी कि इस एरिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में ये जगह कैसी हुआ करती थी। यहाँ पर प्राप्त इन अवशेषों में जब हम देखते हैं तो हमें ईंटें नज़र आती हैं, और ये ईंटें इतने साल हो जाने के बावजूद भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं। ऐसा लगता है कई बार देखने में कि ये पत्थर हों, लेकिन पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की ईंटें थी जिन्हें इन स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया गया था, जो कि आज भी वैसी ही नज़र आती हैं। धम्मेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। एक्चुअल में यहाँ पर एक छोटा स्तूप था, लेकिन जब सम्राट अशोक यहाँ पर विज़िट करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर इस बड़े स्तूप का निर्माण कराया उसी स्तूप के ऊपर। और ये जो पूरा स्तूप है ये पूरा सॉलिड है और पूरी तरह इंटैक्ट है। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये एक शिवलिंग नुमा आकृति में नज़र आता है, और अगर नॉर्मली हम इसकी आकृति देखें तो एक बेलनाकार आकृति इसकी है। सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया तो उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा ग्लानि में थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है धम्मेक स्तूप। अभी जिस स्थान पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर था अशोक स्तंभ, जो कि अब म्यूज़ियम में रखा है, उसका ऊपर वाला पोर्शन, जिसमें 4 शेर चारों डायरेक्शंस में नज़र आते हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस स्थान का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक इस स्थान को विज़िट करने आते हैं। ख़ास करके जो चाइना है और जो कंबोडिया है, जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध को बहुत माना जाता है, वो लोग यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जगह और ज़्यादा ख़ास हो जाती है। ये स्तूप 2300 BC का बनाया गया है। इसे बनाने वाले अशोक सम्राट जो राजा थे, उन्होंने स्तूपा को बनाए हुए हैं। सम्राट अशोक सम्राट जी। इस स्तूप के अंदर कोई एंट्री नहीं है, कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई गेट, कुछ भी नहीं है। ये पूरे के पूरे सॉलिड है। हाइट 103 फीट है, चौड़ाई 93 है इस स्तूप का। जिस टाइम गौतम बुद्ध जी ने फर्स्ट पिचिंग सारनाथ पे दी है, तो उस टाइम स्तूप था ही नहीं, पूरे पूरे जंगल था। ये एक पवित्र स्थान है, कोई इंसान या मनुष्य कदम या पैर ना रखे, इसलिए अशोक सम्राट जी ने उस स्थान पर शिवलिंग का कार्य यादगार के लिए स्तूप का ये निर्माण कराया गया है। शिवलिंग है ना, शिवलिंग का है कि नहीं? हाँ। धम्मेक स्तूप के अब मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ और आपको इसको थोड़ा नज़दीक से बारीकी से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इस स्तूप के निचले वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो स्टोन वर्क आपको नज़र आएगा, और स्टोन वर्क में भी आपको काफ़ी खूबसूरत कारीगरी देखने मिलेगी, और साथ ही पुरानी लिपि भी यहाँ पर अंकित है। ऊपर वाला सेक्शन जो है इस स्तूप का, वो दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ईंटों का काम है। यानी कि अगर इस स्तूप को देखें तो 2 पार्टीशन में इसका वर्क देखने को मिलता है। ऊपर ईंटों का काम है और नीचे की साइड यहाँ पर स्टोन वर्क नज़र आता है। देखिए, गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। वो भी तो एक राजा के बेटे थे, जो उनके नाम सुयोधन था, पिताजी का नाम। उनकी माता का नाम था महामाया देवी, जो स्वयं उनके माता जी थे। जो राजा थे वो सिद्धार्थ थे, सुयोधन थे, राजा थे। उनके ये बेटे भी राजा थे। ये भी तो राजपाट छोड़े थे, और क्यों छोड़े थे? रीजन था ना किसे कि ये राजपाट लेना नहीं चाहते थे। इनके सामने से एक जो बॉडी लॉस होता है, इनके सामने से ही गुजरा था। तो सोचे कि आज न कल मुझे भी सीधा चले जाना है। ये राजपाट पूरे छोड़ के ये त्याग के चल पड़े। तो पहला कहाँ गए? पहले बोध गया, है कि नहीं? पहले बोध गया गए। बोध गया से जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर आए सारनाथ। इस जगह 5 शिष्यों में से एक शिष्य मिले थे आनंद। उन्होंने 4 भिक्षु खोजे थे। खोजने के बाद जब यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, होने के बाद यहाँ जो 5 शिष्य थे, पूरे हर कंट्री, देश विदेश में जाकर उन्होंने पूरे प्रचार किए। बौद्ध धर्म का प्रचार। इतना तो पता होगा कि जो उनके 5 शिष्य थे उन्होंने प्रचार किए, और उनके बाद अशोक सम्राट जी ने किए। ये जाके बौद्ध धर्म पूरे हाईलाइट हो गया। पहला स्थान है जहाँ पे, पहले स्थान यही है जहाँ पर लोग बौद्ध धर्म से स्टार्टिंग हुआ। धम्मेक स्तूप के पास प्राप्त ये सभी अवशेष खुदाई के दौरान मिले हैं, जिनके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिन्हें भी देखा जा सकता है। ये देखिए, सारनाथ का मेन मंदिर है। ये श्रीलंका टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम है मूलगंध कुटी विहार। इस टेम्पल का नाम है। ये टेम्पल आपका 1931 में बनाया गया। 1931 में इसे बनाने वाले श्रीलंका के राजा अनगारिका धर्मपाल जी थे। ये श्रीलंका के रहने वाले थे। इस टेम्पल के अंदर सर गौतम बुद्ध जी का अवशेष रखा हुआ है, जो वो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी? हाँ। उसे साल पे एक बार ओपन करते हैं। ओनली कार्तिक पूर्णिमा जो नवंबर पड़ता है, देव दीपावली दिन पड़ता है, उस दिन उस टेम्पल को अंदर से निकाला जाता है।
और कहाँ लेके जाते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने फर्स्ट पिचिंग सारनाथ में दिए थे ना, उस जगह उसके लाकर परिक्रमा करते हैं। जो अंदर की मूर्ति देखेंगे गौतम बुद्ध जी का है, वाइट मार्बल गोल्ड पॉलिश है, वो सोना नहीं है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अस्थियाँ की मूर्ति को दोनों को निकाला जाता है। उस जगह निकालने के बाद अस्थियाँ को परिक्रमा करने के बाद अस्थियाँ श्रीलंका टेम्पल बीच में लाकर रखा जाता है। इतने बड़े शीशा में पैक है, लोगों के दर्शन चारों तरफ लेंस लगा हुआ है। लेंस से क्या देखने वो बड़ी दिखती है। तो उस दिन क्या होता है, श्रीलंका, थाई, बुद्धि, जापान, बर्मा, तिब्बती सभी इस कंट्री के पास, टेम्पल के पास इस जगह इकट्ठा होकर यहाँ आते हैं। इस जगह अंदर जाइएगा, देखेंगे गौतम बुद्ध जीवनी से लेके अंत तक दीवारों पर पेंटिंग किया गया है। वो पेंटिंग करने वाले जापान के लोग थे। टोटल 4 साल लगा था पेंटिंग करने में, जो आज भी पेंटिंग एकदम सेम उसी तरह अंदर भी है। इन्होंने टेम्पल का निर्माण करवाया 1931 में। एक्चुअली 1921 से स्टार्ट किया गया था, 1931 में जाकर फाइनल किया गया इस टेम्पल को। ये श्रीलंका टेम्पल है, ठीक है। आइए, देखिए सर, ये बोधि ट्री है। ये ट्री ओरिजिनल गया में है, जहाँ उनको ज्ञान मिला था, बोध गया बिहार में पड़ता है ना, उस जगह से 3rd ब्रांच यहाँ लाकर लगाया गया है। पहला ब्रांच है बोध गया, दूसरा श्रीलंका गया। श्रीलंका से सारनाथ लाकर 1931 में अनागार का धर्मपाल जी उसी के ब्रांच को यहाँ लाकर लगाया गया, उसी का ब्रांच है गया का। श्रीलंका, हाँ, श्रीलंका से गया 3rd ब्रांच। ओके सर। जिस तरीके से गौतम बुद्ध जी ने फर्स्ट पिचिंग सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में वो एकदम सेम कॉपी देखिए बर्मा ने मॉडल बनाया। ये 5 चीज़ों का मॉडल। इनके नाम है अश्वजीत, महानामा, कुंडली, बप्पा, आनंद। इनके 5 शिष्यों के नाम आएगा। और गौतम जी सामने देखिए बैठे हुए हैं। ओके, ये धर्म चक्र प्रवर्तन है। इसे को घुमाते समय क्या बोलना है सर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मन को शांति मिलता है। ये बौद्ध धर्म वाले ले लद्दाख होते हैं ना, ओ मामे पाद में बोलते हैं ना, एकदम सेम उसी तरह को करना है। इसे ऐसे घुमाना आपको सीधा। जो आप बेल देख रहे हैं, शाम को 6:30 बजे बजता है, भोर में 4 बजे इसका आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक जाता है सर। इसमें आवाज़ निकलता है ओम का। इसको बजाया कैसे जाता है? ये 2 टन का है। ये अष्ट धातु से मिलाकर बनाया गया है। इसे बजाने वाले जो यहाँ के कर्मचारी लोग होते हैं ना सर, वही बजाते हैं इसको। और रह गई बात, इस पर पूरे पाली भाषा लिखा हुआ है। जो लैंग्वेज पाली में होता है, 2 लैंग्वेज होता है, एक पाली में होता है, एक पाली संस्कृत में होता है, तो पाली भाषा लिखा हुआ उसे। ओके, ये देखिए चाइनीज टेम्पल है। इसके अंदर गौतम बुद्ध जी का मूर्ति है, व्हाइट मार्बल पर गोल्ड पॉलिश है, पर गोल्ड कपड़े बनाया गया है। नीचे लौथिंग बुद्धा जी हैं। जो लौथिंग बुद्धा जी होते हैं, जो गौतम बुद्ध 5 शिष्यों में से एक शिष्य, उनको भी सर माना जाता है। ओके, इसके अंदर क्या है कि देखिए पूरे नक्शा बनाया गया है, जिन्हें चाइनीज वाले कोम्बोडिया मार होता है, कोम्बोडिया, वो मॉडर्न का अंदर बनाया गया है। पहला स्थान लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ तो नेपाल पड़ता है। ओके, दूसरा बोध गया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त मिला था, वो पीपल के पेड़ के नीचे। आज भी पीपल के पेड़ बोध गया में है। ओके, ये तीसरा सारनाथ, जिस जगह गौतम बुद्ध जी ने फर्स्ट पिचिंग सारनाथ पे दिए थे, जो 5 शिष्यों के लेकर, वो स्थान ये सारनाथ है। ये स्तूप है, ये 2300 BC की स्तूपा है। ये देखिए कुशीनगर, जिस जगह गौतम बुद्ध जी का लास्ट चरण था, वो डेट हुआ था गोरखपुर में, वो कुशीनगर पड़ता है। डेट ये कुशीनगर में हुआ था, वो लास्ट स्थान का है। सारनाथ में अब हम आ चुके हैं थाई मोनेस्ट्री को विज़िट करने। इस मोनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की ये विशालकाय प्रतिमा, और इसे ही देखने यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं।
सारनाथ में अब हम आ चुके हैं चौखंडी स्तूप को देखने, जिसका स्ट्रक्चर ईंटों नुमा नज़र आता है। इस स्तूप के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ विशेष जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इस स्तूप को जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये काफ़ी नैरो नज़र आएगा और नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड है। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अष्टकोणीय है, यानी कि उसमें 8 कोने हैं और नीचे वाला जो बेस एरिया है उसमें 4 कोने हैं। इस वजह से इसे चौखंडी स्तूप कहा जाता है। सारनाथ में कई स्थानों पर आप देखेंगे तो इस तरह की आपको कई सारी पेंटिंग्स नज़र आएंगी, जिसमें कि भगवान बुद्ध की कथाओं का वर्णन देखने मिलता है और उन कथाओं के नीचे यहाँ पर डिटेल में लिखा भी हुआ है ये कौन सी कथा है और उस कथा के बारे में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। सारनाथ में एक संग्रहालय भी है जिसे अब हम देखने आ चुके हैं। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पुराने संग्रहालय में से एक है, जिसमें 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। संग्रहालय में 5 दीर्घाएं और 2 बरामदों में प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित हैं। बुद्ध की कई प्रतिमाएं और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां हैं। संग्रहालय में सबसे प्रसिद्ध अशोक का सिंह स्तंभ है, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ में 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे की पीठ के बल बैठे हुए हैं। अशोक स्तंभ में अशोक चक्र भी लगा है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, जिसे अब हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थान दिया गया है। सारनाथ में ही जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांशनाथ की जन्मस्थली है, जहां पर भी हम दर्शन कर सकते हैं। सारनाथ में कई सारे हथकरघे यानी कि हैंडलूम्स हैं, जहां पर बनारसी साड़ी बनाई जाती है। तो अगर आप चाहें तो प्रसिद्ध बनारसी साड़ी भी यहां से परचेज कर सकते हैं। और अब बात करें कि सारनाथ घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 1 दिन सफिशिएंट रहेगा। 1 दिन में आप सारनाथ के सभी स्थानों को आराम से घूम सकते हैं। तो ये है सारनाथ और सारनाथ घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।